जब देवताओं की धरती पर अधर्म ने दस्तक दी और अंधेरे का एक राक्षस देवता बन बैठा, तब शुरू हुई एक ऐसी जंग जहां एक आम इंसान ने उठाई तलवार खुद भगवानों के खिलाफ। क्या इंसान बना सका भगवानों का तख्त उखाड़ने वाला? यह कहानी उस समय से शुरू होती है जब मिस्र को एक नया गॉड दिया जा रहा था जिसका नाम होरिस था। होरिस हवा का गॉड था। चूँकि होरिस को मिस्र का गॉड बनाया जा रहा था, इसलिए उसे ताज पहनाने की रस्म की जा रही थी। सभी लोग वहाँ उपस्थित थे और ताज बस होरिस को पहनाया जाने वाला था कि तभी वहाँ पर डेजर्ट का गॉड सेट आ जाता है। सेट, जो होरिस का अंकल भी था, अपने भतीजे होरिस को एक उपहार देता है जो एक हॉर्न था। सेट होरिस से उस हॉर्न को बजाने के लिए कहता है। होरिस उस हॉर्न को बजाता है और तब तक सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही हॉर्न बजता है, सेट की पूरी सेना वहाँ आ जाती है। क्योंकि सेट का मकसद अच्छा नहीं था। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, सेट होरिस के पिता को चाकू मारकर हत्या कर देता है। यानी सेट अपने भाई को ही मार डालता है। इसके बाद सेट सबके सामने घोषणा करता है कि अगर कोई उसके सामने झुका नहीं तो उसे मार दिया जाएगा। यह सुनकर सभी लोग सेट के सामने झुक जाते हैं और सेट होरिस की दोनों आंखें निकाल लेता है, लेकिन उसे जान से नहीं मारता, बल्कि वह उसे ऐसे ही छोड़ देता है ताकि वह हमेशा अंधेरे में जीवन बिताए। इसके बाद सेट पूरे मिस्र पर कब्जा कर लेता है और उस समय मिस्र के हालात भी बदल चुके होते हैं। यानी सभी परिस्थितियां खराब हो चुकी थी और इंसानों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था। क्योंकि सेट एक कठोर दिल वाला था, यानी उसके दिल में जरा भी रहम नहीं था, इसलिए उस समाज में इंसानों के लिए जीना मुश्किल हो गया था। फिर मिस्र के उस शहर में हमें एक लड़के का परिचय दिया जाता है जिसका नाम बैक है। बैक की एक बचपन की दोस्त भी होती है। वे दोनों एक दूसरे को जानते हैं और वही है जो इन लोगों को गुलामी से मुक्त कर सकते हैं। इसलिए वे दोनों एक योजना बनाते हैं, क्योंकि बैक की दोस्त उस जगह के बारे में जानती है जहां सेट के सारे खजाने और कीमती सामान रखे गए हैं और उन्हीं खजानों के बीच सेट ने होरिस की आंखें रखी हुई हैं। यहाँ बैक की दोस्त उसे सब कुछ समझा देती है कि वहाँ सेट की सेना भी होगी, इसलिए उसे उनसे बचते हुए अंदर जाना है और जाकर होरिस की आंखें ले आनी है। उसकी आंखें उसे लटा देंगी, जिसके बदले में होरिस उसकी मदद करेगा। बैक ऐसा ही करता है। वह सभी की नजरों से बचते हुए उस खजाने वाली जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ खतरा भी था क्योंकि वहाँ जगह जगह पर जाल बिछाए गए थे ताकि कोई चोरी न कर सके। लेकिन बैक, जो हर जाल से आसानी से निकल जाता है, होरिस की एक आंख भी ले लेता है। उस आंख में काफी तेज रोशनी थी। आंख लेकर बैक अपने दोस्त के पास लौट आता है, लेकिन सेट के सैनिक उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं, क्योंकि उस लड़की का मालिक यानी उस डिजाइनर को सब पता चल चुका था। हालांकि आंख के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। फिर उन दोनों को मारने का आदेश दिया जाता है, लेकिन जब सैनिक उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब बैक होरिस की वह आंख निकालता है, जिसकी रोशनी इतनी तेज होती है कि थोड़ी देर के लिए उन सैनिकों की आंखें काम करना बंद कर देती हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए बैक अपनी दोस्त को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है और फिर वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वे सोच रहे थे कि वे बचकर निकल गए हैं, लेकिन जो डिजाइनर था उसने बैक की दोस्त पर एक तीर चला दिया, जिससे वह घायल हो जाती है। फिर बैक जल्दी से मंदिर में जाता है और अंदर जाकर होरिस को बुलाता है, यह कहते हुए कि मेरे पास तुम्हारी आंख है। यह सुनकर होरिस उससे अपनी आंख मांगता है, लेकिन आंख देने के बदले बैक उसके सामने एक शर्त रख देता है और कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी आंख लौटा दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। यह सुनकर होरिस गुस्सा हो जाता है कि एक साधारण इंसान उसके सामने शर्त रख रहा है। इस बात के कारण होरिस बैक पर हमला भी करता है, लेकिन हर बार बैक बच जाता है और वह होरिस को उसकी आंख नहीं देता। अब होरिस को अपनी आंख वापस लेनी थी, इसलिए वह बैक की बात मान लेता है और कहता है कि बताओ तुम्हारी शर्त क्या है। बैक कहता है कि तुम्हें किसी की जान बचानी है। इसके बाद बैक अपनी दोस्त को होरिस के सामने लाता है। यहाँ होरिस उस लड़की को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वह उसे नहीं बचा पाता क्योंकि उस समय होरिस के पास शक्तियाँ नहीं थी। होरिस कहता है कि यह लड़की नहीं बच सकती क्योंकि मौत उसकी ओर बढ़ रही है, बिल्कुल करीब आ चुकी है। और थोड़ी ही देर में वहाँ पर मौत का देवता आ जाता है। वह उस लड़की की आत्मा को उसकी शरीर से अलग कर देता है। फिर मौत का देवता उस लड़की से पूछता है कि बताओ तुम मुझे क्या दोगी। उस पर लड़की कहती है कि मैं तो कुछ भी नहीं दे सकती, क्योंकि मैं तो एक गुलाम हूँ। यहाँ पर हमें यह दिखाया गया है कि मरने के बाद इंसान मौत के देवता से सौदा कर सकता है। अगर कोई सोना, चांदी या कीमती चीजें मौत के देवता को देता है, तो वह उसे फिर से जीवन देकर दुनिया में वापस भेज देगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मौत के देवता को कुछ नहीं देता, तो वह उसकी आत्मा को हमेशा के लिए ले जाएगा। चूँकि उस लड़की के पास कुछ भी नहीं था, उसकी आत्मा का यही हश्र होना था और मौत का देवता उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाता है। इस बात से बैक बहुत दुखी हो जाता है और अब वह होरिस को अपनी आंख भी देने वाला नहीं था,
क्योंकि उसने देवता होने के बावजूद उसकी दोस्त की जान नहीं बचाई। लेकिन अब होरिस भी गुस्से में आ जाता है और वह बैक को पकड़ लेता है। इसलिए बैक अपनी जान बचाने के लिए होरिस को अपनी आँख दे देता है। होरिस को यहाँ पर उसकी एक आँख मिल जाती है और अब वह बैक से उसकी दूसरी आँख की मांग करता है। बैक कहता है कि मेरे पास आपके लिए सिर्फ एक ही आँख थी। वह बताता है कि आपकी दूसरी आँख सेट के पिरामिड में है और मैं वहाँ पहले भी जा चुका हूँ और वहाँ का सारा रास्ता जानता हूँ। यह सुनकर होरिस भी बैक को बताता है कि तुम्हारी दोस्त की आत्मा हमेशा के लिए नहीं गई, बल्कि उसकी आत्मा ने अलग अलग रास्तों से गुजरना है और उसे अंतिम रास्ते से भी गुजरना है, जिसमें कुछ दिन लगेंगे। और अगर मुझे मेरी दूसरी आँख मिल गई तो मेरी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी और मैं फिर से देवता बन जाऊंगा, जिससे मैं तुम्हारी दोस्त की आत्मा को वापस ले आऊंगा। फिर यहाँ पर ये लोग अपने सौदे को पूरा कर लेते हैं, यानी बैक होरिस को उसकी आँख ला कर देगा, जिसके बदले में होरिस बैक को उसकी दोस्त लौटा देगा। फिर वे उस लड़की की मृत शरीर को एक सुरक्षित जगह पर रख देते हैं, क्योंकि होरिस ने कहा था कि वह इस शरीर में वापस आत्मा को ले आएगा। यहाँ पर होरिस यह भी तय करता है कि वह सुरक्षित से उसकी कीमत का बदला जरूर लेगा। वो सेफ यानी अपने अंकल को जान से मार डालेगा। फिर वो लोग अपने मिशन के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। सेफ को यह पता चल चुका था कि होरिस की आंखों में से किसी ने खजाने की जानकारी निकाल ली है और वो जानकारी होरिस तक भी पहुंच गई है। यह सुनकर सेफ फ्रोन को आदेश देता है कि उन दोनों को जान से मार दिया जाए। इसी बीच होरिस बैक के साथ एक ऊंची पहाड़ी की तरफ जा रहा होता है। बैक होरिस से पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, जिस पर होरिस जवाब देता है कि मैं अपने दादाजी से मिलने जा रहा हूँ, उनसे मदद मांगने। यह कहते हुए होरिस वहाँ बैठ जाता है और अपने दादा के बारे में सोचने लगता है। लेकिन अचानक होरिस का रूप बदल जाता है अपने हथियार के साथ, क्योंकि वहाँ एक अंधेरे का शैतान था जो बहुत खतरनाक था और दुनिया में तबाही मचाना चाहता था। संत के गॉड उसका मुकाबला कर रहे थे और उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वापस भेज देते हैं, क्योंकि सूरज के गॉड दुनिया के लिए लड़ रहे हैं। यानी इस तरह से वो पूरी दुनिया को हर मुसीबत और उस अंधेरे के शैतान से बचा रहे थे। लेकिन सूरज के गॉड का यह एक मुख्य काम है कि वो हर बार उस अंधेरे के शैतान को वापस भेज देते हैं। यहाँ आकर होरिस सूरज के गॉड यानी अपने दादाजी को सारी बात बता देता है कि मैं यहाँ किस मकसद से आया हूँ, और यहाँ पर वो सेफ की सारी सच्चाई भी बता देता है कि उसने ही मेरे पिता को मारा था और मेरी दोनों आंखें निकाल ली थी और अब उसने मिस्र पर कब्जा कर लिया है, गुलामी का दौर बना दिया है। यह सुनकर सूरज के गॉड कहते हैं कि अगर मैं अपने बेटों के झगड़ों और मतभेदों को खत्म करने लग गया तो मेरा ध्यान दुनिया से हट जाएगा, मैं दुनिया को नहीं बचा पाऊंगा। होरिस अपने दादाजी सूरज के गॉड से मदद मांगता है, जिस पर वो कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ तय है वही होगा। फिर होरिस उस जगह के पानी की मांग करता है और वो कोई साधारण पानी नहीं था, बल्कि उसमें जादुई शक्तियाँ थी और यही वो पानी था जिससे दुनिया की हर चीज बनाई जाती है, जिसमें इंसान, जानवर सब कुछ शामिल थे। सूरज के गॉड होरिस को वो पानी दे देते हैं। इसके बाद होरिस बैक के साथ वापस दुनिया में आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो जमीन पर आता है उसका गॉड वाला रूप खत्म हो जाता है। होरिस तभी अपने गॉड वाले रूप में आ सकता है जब उसकी दोनों आँखें हों, क्योंकि आँखों की वजह से ही वह शक्तिशाली है, वरना वह कमजोर है। अभी वे लोग जंगल में हैं, तभी उन पर हमला होता है जिनको सेठ ने भेजा था। होरिस उन लोगों से काफी लड़ाई करता है, लेकिन अंत में एक सैनिक होरिस को पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। यह देखकर बेक भी उसके साथ गिर जाता है, लेकिन गहराई में जाने से पहले होरिस अपना हथियार निकाल लेता है, जिसकी मदद से वे दोनों बच जाते हैं। यहाँ हम यह जान पाते हैं कि होरिस वह पवित्र जल अपने साथ क्यों लाया था, क्योंकि इस दुनिया में एक पिरामिड है जिसके अंदर आग है और होरिस का मानना है कि उसी आग की मदद से सेठ को शक्ति मिलती है। अगर होरिस इस पवित्र जल को उस आग में फेंकेगा तो सेठ की शक्ति कमजोर हो जाएगी, जिससे होरिस आसानी से सेठ से अपना बदला ले सकेगा। होरिस कहता है कि अब सेठ हमें मारने के लिए अपने सबसे खतरनाक यानी खून के प्यासे लोगों को भेजेगा। फिर हमें दो महिलाओं को दिखाया जाता है जिन्हें सेठ ने बेचा था, जो बहुत खतरनाक थी क्योंकि वे बड़े बड़े सांप जैसे दिखने वाले राक्षसों की सवारी करती थी। सेठ खुद गॉडेस ऑफ लव के पास जाता है, जो मरे हुए लोगों की दुनिया में थी और वहाँ पर मरे हुए लोगों की सीनियर थी, लेकिन होरिस ने गॉडेस ऑफ लव को उस दुनिया से बचाया और उन्हें यहाँ लाया। दरअसल गॉडेस ऑफ लव और होरिस एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और होरिस के साथ साथ गॉडेस ऑफ लव भी कई शक्तियों की मालिक थी। सेठ गॉडेस ऑफ लव से कहता है कि तुम मुझे मरे हुए लोगों की दुनिया में लेकर जाओगी, क्योंकि मैं उस दुनिया पर भी राज करना चाहता हूँ। लेकिन गॉडेस ऑफ लव साफ इनकार कर देती है। गॉडेस ऑफ लव को यह भी पता चल जाता है कि होरिस को उसकी आंखें मिल गई है। सेठ गॉडेस ऑफ लव को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही गॉडेस ऑफ लव अपने हाथ से एक जादुई कंगन निकाल देती है और जब वह ऐसा करती है तो वह थोड़ी देर के लिए मरे हुए लोगों की दुनिया में चली जाती है, लेकिन बहुत जल्द वह वापस आ जाती है। वह कंगन जिसे पहनने से वह मृत लोगों की दुनिया से वापस इस दुनिया में लौट आती है,
वास्तव में एक जादुई कंगन है। जब तक यह गॉडेस ऑफ लव के हाथ में है तब तक मृत लोग उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन जैसे ही कंगन उनके हाथ से निकलता है मृत लोग उन्हें अपनी दुनिया में खींच लेते हैं। होरिस और पैक एक पुरानी मंदिर में जाते हैं, लेकिन वहाँ सेठ द्वारा भेजी गई 2 खतरनाक महिलाएं जो विशाल सांप जैसे मॉन्स्टर्स की सवारी कर रही होती हैं, वहाँ पहुँच जाती हैं। ये सांप जैसे मॉन्स्टर्स आग भी निकाल रहे होते हैं। दोनों उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन वे उनसे बचकर छिप जाते हैं। तभी गॉडेस ऑफ लव वहाँ आ जाती है और अपनी शक्तियों का उपयोग करके उन सांपों को खत्म कर देती है। इसके बाद वे उस स्थान पर जाते हैं जहाँ होरिस की दूसरी आँख थी, जो एक पिरामिड में स्थित है। पैक कहता है कि वह इस जगह के बारे में जानता है और अंदर जा सकता है, लेकिन गॉडेस ऑफ लव बताती है कि अंदर जाना इतना आसान नहीं है। वहाँ एक बड़ा मॉन्स्टर होगा जो उनसे एक पहेली पूछेगा और अगर उन्होंने सही जवाब नहीं दिया तो वह उन्हें मार देगा। यह सुनकर होरिस तय करता है कि वह गॉड ऑफ इंटेलिजेंस के पास जाएगा, क्योंकि उनके पास सबसे अधिक बुद्धि है। फिर वे गॉड ऑफ इंटेलिजेंस के पास जाते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते हैं, लेकिन गॉड ऑफ इंटेलिजेंस उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होते। इस पर पैक एक चालाकी से कहता है कि वह उस मॉन्स्टर की पहेली का जवाब दे सकता है। गॉड ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं कि नहीं, वह उसका जवाब नहीं दे सकता क्योंकि वह बहुत कठिन सवाल पूछता है और अगर उसने जवाब नहीं दिया तो वह उसे मार देगा। पैक कहता है कि ठीक है, अगर वह उसे मार दे, लेकिन वह यह जरूर बताएगा कि वह गॉड ऑफ इंटेलिजेंस के पास गया था। गॉड ऑफ इंटेलिजेंस को इस बात से अपमानित महसूस होता है, इसलिए वे उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनके सफर पर निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में ही गॉडेस ऑफ लव को होरिस और बैग की डील के बारे में पता चलता है कि होरिस ने बैग से कहा है कि वह उसकी दोस्त की आत्मा को वापस ले आएगा, यानी वह किसी मृत व्यक्ति को फिर से जीवित करेगा, जो कि असंभव है। लेकिन यह बात गॉडेस ऑफ लव को बहुत बुरी लगती है, क्योंकि होरिस केवल बैग का इस्तेमाल अपनी इच्छाओं के लिए कर रहा था। गॉडेस ऑफ लव नहीं चाहती थी कि होरिस ऐसा करे, क्योंकि वह बैग के साथ धोखा कर रहा था। कोई भी देवी ऐसी हरकतें पसंद नहीं करती। फिर गॉडेस ऑफ लव बैग से पूछती है कि क्या वह अपनी दोस्त से बात करना चाहता है, क्योंकि गॉडेस ऑफ लव का कंगन मृत लोगों की दुनिया से संपर्क करवा सकता था। इसी वजह से बैग अपनी दोस्त से बात करता है और उसे कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी वहाँ से निकाल लूंगा, क्योंकि होरिस हमारी मदद कर रहा है। फिर वे उस पिरामिड के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं दिखता। तब बैग कहता है कि उसे पता है कि अंदर जाने का रास्ता दरवाजे के काम पर है, क्योंकि उसके अनुसार अंदर एक पहिया है। अगर वह उसे घुमाएगा तो दरवाजा खुल जाएगा, इसलिए वह 2 पत्थरों के बीच से अंदर जाता है। बैग बड़ी मुश्किल से उस पहिए तक पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वह उसे घुमाता है वहाँ की सारी गतिविधियाँ रुक जाती हैं और एक दरवाजा खुल जाता है, जहाँ बाकी लोग भी अंदर आ जाते हैं। वे आगे बढ़ते हैं कि अचानक उनके सामने वही बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है। वह उनसे पहला सवाल पूछता है, ना तो मैं था और मैं हमेशा रहूंगा, ना तो मुझे कभी किसी ने देखा है और ना ही कोई कभी देख पाएगा, लेकिन फिर भी हर जीवित चीज मुझ पर विश्वास करती है। तो जल्दी से बताओ मैं क्या हूँ, मेरा नाम क्या है। तब अचानक गॉड ऑफ इंटेलिजेंस एक जवाब देता है जो गलत होता है। गलत जवाब सुनकर मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। फिर गॉड ऑफ इंटेलिजेंस काफी सोचने के बाद एक और जवाब देता है, लेकिन यह भी गलत होता है। बार बार गलत जवाब सुनकर मॉन्स्टर अब उन्हें मारने वाला था, लेकिन तब गॉड ऑफ इंटेलिजेंस जवाब देते हैं आने वाला कल, और यह उनका सही उत्तर होता है। इसलिए मॉन्स्टर उन्हें आगे जाने देता है। वो होरिस की आंखों में देख लेते हैं। फिर होरिस उस पानी को निकाल कर गिराने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो लोग एक जाल में फंस जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब कुछ सेट का ही प्लान था और सेट ने उन लोगों के साथ ट्रैक किया था। आते ही सेट गॉड ऑफ इंटेलिजेंस का दिमाग निकाल लेता है और कहता है कि मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। फिर यहाँ पर मौका देखते ही बैग जल्दी से उस होली वाटर को ले लेता है और सेट को धमकी देता है कि मैं इस पानी को आग में फेंक दूंगा। लेकिन यहाँ पर सेट बैग को एक नेकलेस दिखाता है और कहता है कि यह तुम्हारी दोस्त का है। वो बैग को भड़काने की कोशिश करता है कि होरिस ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है, क्योंकि मरे हुए लोगों को कोई भी जिंदा नहीं कर सकता, और अगर तुमने यह पानी आग में फेंका तो मैं तुम्हारी दोस्त की लाश को खत्म कर दूंगा। अब अपने दोस्त की खातिर बैग रुक जाता है और वो उस होली वाटर को सेट को दे देता है। सेट उस पानी को लेते ही फेंक देता है। इसके बाद सेट उस पिरामिड से निकल जाता है, लेकिन बाकी लोग वहाँ फंस जाते हैं और पिरामिड भी गिरने ही वाला था। लेकिन होरिस किसी तरह खुद को और सबको बचाने में सफल हो जाता है, जबकि सेट गॉड ऑफ इंटेलिजेंस का दिमाग अपने दिमाग में फिट करवा लेता है और अब वो और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। इसके बाद सेट अपने पिता यानी सूरज के गॉड के पास जाता है। सेट वहाँ पर भी किसी गलत इरादे से आया था, क्योंकि वो अपने पिता का हथियार लेना चाहता था। यहाँ पर सेट अपने पिता पर हमला कर देता है और उनसे वो हथियार ले लेता है, जिससे अंधेरे का शैतान अब हमेशा के लिए नियंत्रण से बाहर हो जाएगा और दुनिया में आकर तबाही मचा देगा। फिर हम देखते हैं कि होरिस, बैक और गॉडीज ऑफ लव मंदिर से बाहर आ गए हैं।
बैक को यहाँ पर काफी बुरा लगता है कि उसे सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन गॉडीज ऑफ लव बैक की मदद करती है क्योंकि वो चाहती थी कि बैक को उसकी दोस्त मिल जाए। इसलिए वो मौत के गोड को वहाँ बुलवाती है और उससे पूछती है कि मुर्दों की दुनिया में जाने की कीमत क्या होगी, जिस पर मौत का गोड कहता है कि वहाँ जाने की कीमत काफी महंगी है। यह सुनकर गॉडीज ऑफ लव मौत के गोड को अपना वो कंगन दिखाती है और पूछती है कि क्या इससे भी बड़ी कोई कीमत होगी, क्योंकि वह कंगन निकालने से ही गॉड ऑफ लव की मृतकों की दुनिया में चली जाएगी। इसलिए होरिस उसे ऐसा करने से मना करता है। वह अपना कंगन निकालकर बैक को दे देती है और खुद मृतकों की दुनिया में चली जाती है। इसी दौरान बैक भी अपनी दोस्त से मिलने चला जाता है, जहां उसकी दोस्त की आत्मा आखिरी गेट तक पहुंच चुकी थी। वहां उसके लिए एक बड़ा इम्तिहान था कि अगर वह सोना देगी तभी वह वापस दुनिया में जा पाएगी, अगर उसके पास कुछ नहीं है तो वह हमेशा के लिए वहीं रह जाएगी। बैक की दोस्त कहती है कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसी समय बैक वहाँ जादुई कंगन लेकर आ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अंधेरे का शैतान दुनिया पर हमला करने के लिए वहाँ आ गया है, क्योंकि उसे रोकने वाले सूरज के गार्ड मौजूद नहीं थे। तब मौत का गार्ड बैक से कहता है कि जल्दी जाओ, होरिस के पास लौट जाओ, क्योंकि वही इस अंधेरे के शैतान को रोक सकता है। मैं इसे कब तक रोकूंगा। तब बैक इस दुनिया में वापस आ जाता है और होरिस को सारी बातें बता देता है, लेकिन सेट के पास उसके पिता का एक शक्तिशाली हथियार था। फिर भी वह अंधेरे के शैतान को इस दुनिया में आने देता है। वह अंधेरे के शैतान को उसी जगह ले जाने वाला था जहाँ पवित्र जल था। अब क्योंकि यह ऐसा पानी था जिससे सारी दुनिया का निर्माण होता था, तो अंधेरे का शैतान उस पानी को पी लेगा और सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन इससे पहले कि अंधेरे का शैतान उस पवित्र जल तक पहुँचता, होरिस आकर सेट को रोकने की कोशिश करता है और उन दोनों के बीच एक बड़ी लड़ाई होती है। लेकिन यहाँ एक बार फिर सेट होरिस पर भारी पड़ता है। सेट बस होरिस को मारने ही वाला होता है कि तभी बैक आ जाता है, जो होरिस की मदद करता है और सेट की बॉडी से होरिस की दूसरी आंख निकाल लेता है। वह उस आंख को होरिस की तरफ फेंकता है, जिससे सेट को काफी गुस्सा आता है और वह होरिस को नीचे फेंक देता है। जबकि होरिस अपनी आंख नहीं ले पाता, वह गिर चुकी थी। अब होरिस फंस चुका था। उसके पास दो विकल्प थे, या तो वह बैक की जान बचा ले या फिर अपनी आंख ले ले, क्योंकि आंख लेने से उसकी सारी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी। लेकिन यहाँ होरिस तय करता है कि वह बैक को ही बचाएगा। जैसे ही वह उसे पकड़ता है, होरिस का रूप बदल जाता है, यानी वह अपने देवता के रूप में आ जाता है, जबकि उसके पास तो उसकी आंख भी नहीं थी। यहाँ हमें यह पता चलता है कि होरिस के पास उसकी सारी शक्तियाँ वापस आ गई हैं, क्योंकि उसकी शक्तियाँ किसी आंख में नहीं थी, बल्कि इस बात में थी कि उसने स्वार्थ छोड़कर एक अच्छा देवता बनने का निर्णय लिया और किसी की मदद की। अब क्योंकि होरिस ने ऐसा किया था, इसलिए उसे उसकी दूसरी आंख मिल जाती है। होरिस और सेट के बीच लड़ाई होती है और इस बार सेट हार जाता है। जब होरिस सेट को मारने वाला होता है, तब सेट उससे काफी विनती करता है कि कृपया मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैंने भी तुम्हें छोड़ दिया था, मुझे एक मौका दे दो। इस पर होरिस कहता है, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ, जो गलती तुमने की है मैं वह कभी नहीं करूँगा। यह कहते ही होरिस सेट को मार डालता है। अंधेरे का वह शैतान पानी की तरह फैल रहा था। फिर होरिस अपने दादा यानी सूर्य के देवता के पास जाता है और उन्हें उनका हथियार वापस लौटा देता है, जिसका इस्तेमाल करके सूर्य के देवता अंधेरे के शैतान को उसकी दुनिया में भेज देते हैं। इस बीच बैक की भी मृत्यु हो गई थी, लेकिन होरिस अब देवता बन गया था। उसकी पास शक्तियाँ थी, इसलिए वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बैक और उसकी दोस्त को फिर से जीवित कर देता है। इसके बाद होरिस मिस्र का देवता बन जाता है और यहाँ वह एक कानून बनाता है कि मरने के बाद केवल वही इंसान फिर से पैदा किया जाएगा जिसने दुनिया में अच्छे काम किए होंगे, न कि सोने चांदी के बदले में। अब होरिस मृतकों की दुनिया में जाता है, जहाँ से वह देवता इसोफ लॉफ को वापस लाएगा। सभी हालात बिल्कुल सामान्य हो जाते हैं और इसी के साथ इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।